हेलो दोस्तों। आज के इस हीट एंड टेम्परेचर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो हमारा इसके संबंध में पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बना हुआ है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। चैनल पर हमारे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर हम ऊष्मा के प्रभाव के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ऊष्मा अगर किसी वस्तु को देते हैं तो ताप में वृद्धि किस प्रकार से होती है। ऊष्मा में उसमें ऊष्मा देने से वस्तु का जो ऊष्मीय प्रसार है वो किस प्रकार संभव है उसको, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वस्तु को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसकी भौतिक अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला, ताप में वृद्धि से। तो ताप में वृद्धि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग वस्तुएं लेते हैं, है ना। दो अलग अलग वस्तु किस प्रकार से, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न पदार्थों वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ताप तक गर्म करने के लिए आपको भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है ना। ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि द्रव्यमान अगर वस्तु का समान हो, ठीक है, लेकिन उसको गर्म करने के लिए हम उसको भिन्न भिन्न प्रकार से ऊष्मा देते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी वस्तु को जितना अधिक ऊष्मा देंगे उतना ही उस वस्तु का ताप बढ़ता जाएगा और उसमें प्रसार होगा। ठीक इसके विपरीत, यदि किसी वस्तु से जितनी ऊष्मा निकाल ली जाए तो वह वस्तु उतनी ही ठंडी होती जाएगी। संभव है कि उसमें सिकुड़न भी हो, ठीक है, जैसे कि हम पानी वगैरह में देखते हैं। तब हम कह सकते हैं कि भौतिक पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो है संभव है। तो निष्कर्ष हम ये पहुंचते हैं कि यहाँ पर वस्तु द्वारा ली गई और दी गई ऊष्मा Q जो है निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो वस्तु द्वारा जो ऊष्मा दी गई है वह निम्न बातों पर निर्भर करती है। वह कौन कौन सा है? पहला है वस्तु के द्रव्यमान m पर, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कम है या ज़्यादा है उस पर निर्भर करती है। दूसरा है ताप में परिवर्तन पर, अर्थात डेल टी से इसको प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर भी यह निर्भर करती है। अगर हम वस्तु को दी गई ऊष्मा को Q माने और उसके साथ ही साथ अगर हम S माने, पदार्थ की प्रकृति क्या है S, तो दी गई ऊष्मा S के बराबर होती है, अर्थात पदार्थ की प्रकृति के बराबर होती है। इसे ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अथवा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, उसको हम समझते हैं। चलिए परिभाषा के माध्यम से, पदार्थों के एकांक द्रव्यमान में जब उसके एकांक ताप में वृद्धि कर दी जाती है तो वह उसकी क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा की जो SI मात्रक है वह जूल प्रति किलोग्राम होती है। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है वह देर से गर्म होती है और देर से ठंडी भी होती है। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करें तो कम ऊष्माधारिता वाले पदार्थ जल्दी ही गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडा भी हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक शब्द आया ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता क्या है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान का ताप, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जब उसमें लगती है तो वह उसको ऊष्माधारिता उसको कहा जाता है। ठीक है, ऊष्माधारिता का अर्थ हम अगर समीकरण के रूप में अगर लिखें या सूत्र के रूप में तो इस तरह से होगा, ऊष्माधारिता बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा। इसकी जो इकाई है वो होता है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम देखते हैं ऊष्मीय प्रसार किस प्रकार से होता है किसी वस्तुओं में। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रसार, जब किसी वस्तु को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रसार होता है। ये बातें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यह ऊष्मीय प्रसार जो है कहलाती है। जब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसमें प्रसार होता है, वह ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। मैं जो उदाहरण आपको बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कांच के बर्तन में बहुत ही गर्म पानी को जब हम डाल देते हैं तो कांच चटक जाता है। उसी तरह से जैसे टेलीफोन लाइन को ढीला बांधते हैं या फिर कंक्रीट सड़क में दो ब्लॉक के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यह किसी वस्तु में जब ऊष्मा पहुंचती है लगातार तो उसमें प्रसार संभव है। और ऊष्मा का प्रसार जो है 3
अवस्थाओं में होती है, द्रव की तीनों अवस्थाओं में होती है। ठोस में ऊष्मा का प्रसार किस तरह से होता है? देखिए, ठोस में ऊष्मा का जो प्रसार है वो 3 प्रकार का होता है। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर रेखीय प्रसार के अंतर्गत हम देखते हैं, तो रेखीय प्रसार क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। जब किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के क्षण के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने से उसमें जो प्रसार होती है वह रेखीय प्रसार कहलाती है। अर्थात किसी क्षण के ताप को हम एकांक लंबाई के क्षण के ताप को जब हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो वह रेखीय प्रसार कहलाती है। इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हुए उसमें जब प्रसार होता है तो वह क्या कहलाता है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। इस क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, रेखीय प्रसार को अल्फा से और क्षेत्रीय प्रसार को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फा। इस संबंध को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह से इसमें आयतन प्रसार गुणांक होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ के अंतर्गत आयतन प्रसार गुणांक भी होता है। तो ये क्या है समझिए पहले। जब पदार्थ के एकांक आयतन के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तब उसमें जो प्रसार होता है तो वह आयतन प्रसार गुणांक कहलाती है, और वहाँ पर इसको गामा से प्रदर्शित किया जाता है। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा। तो यहाँ पर तीनों में संबंध कुल मिलाकर अगर कहें, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक, तो यह 1:2:3 के अंतर्गत होती है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि द्रव में यानी कि किसी पानी में जब हम ऊष्मा का प्रवाह करते हैं तो उसमें प्रसार किस तरह से होता है। आप जानते ही हैं कि द्रवों का जो अपना कोई आकार नहीं होता है। द्रवों को जिस बर्तन में रख देते हैं वे उसी आकार में आ जाती है। जब द्रव को किसी बर्तन में भरकर गर्म किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? बर्तन का प्रसार होता है, उसके बाद फिर द्रव का प्रसार होता है। अतः ये जो द्रव है उसमें जब हम ऊष्मा देते हैं तो आयतन प्रसार जो है 2 प्रकार की होती है, आभासी प्रसार और दूसरा है वास्तविक प्रसार। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर वास्तविक प्रसार किस तरह से होती है और आभासी प्रसार किस तरह से होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी बर्तन में पानी को भरकर हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले बर्तन का प्रसार हुआ है, उसके बाद पानी का प्रसार हुआ है। यहाँ पर अब हम देखते हैं गैस में किस प्रकार से उसमें प्रसार होता है। जब हम किसी गैस में ऊष्मा का प्रवाह करते हैं या ऊष्मा देते हैं तब क्या प्रवाह होता है। यहाँ पर ठोस व द्रव की तुलना में गैस में अधिक प्रसार होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। द्रव और गैस में केवल आयतन प्रसार ही संभव है। जैसे कि ठोस में आपने 3 प्रकार के प्रसार जो है देखे हैं, उसी प्रकार से इसमें केवल और केवल आयतन प्रसार ही संभव है द्रव और गैस में। ये प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि गैस में जो प्रसार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नियत दाब पर, है ना, एक निश्चित प्रेशर पर यहाँ पर परिवर्तन जो है इसमें देखने को मिलता है, और दूसरा है नियत आयतन पर। तो इसको चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे नियत दाब पर जो प्रसार है वो किस प्रकार से होता है। गुब्बारे को जब हम फुलाते हैं तो वह नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। उसी प्रकार से जब हम कुकर पर सीटी मारते हैं, है ना, या कुकर पर हम किसी खाना को या दाल को बनाते हैं तो वह क्या के अंतर्गत आता है? नियत आयतन पर दाब प्रसार गुणांक है। अर्थात आयतन तो उसका निश्चित है और प्रेशर जब हम उसको देते हैं तब वह कहलाता है नियत आयतन पर दाब प्रसार गुणांक।